हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और 1971 में इसको आज़ादी मिली, जो कि भारत की मदद से ही मिली। इसलिए भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं, अच्छे रहे हैं, दोस्ती वाले रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहे और स्ट्रोंग रहे। तो जैसे कि हम बात करते हैं 1947 से, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश की आज़ादी के साथ साथ हमें बंटवारे का मुंह भी देखना पड़ा। तो बंटवारे में हमारे देश के दो हिस्से हो गए, एक तो हमारा इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कहने को तो एक देश था, लेकिन वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वो था जिसे आज हम पाकिस्तान के रूप में देखते हैं, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो था वो 1971 में एक नया देश बांग्लादेश के रूप में सामने आया। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में एक नया देश बना। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में बदल गया और बहुत मुश्किलों से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। बहुत अत्याचारों का सामना बांग्लादेश को करना पड़ा, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को मुसलमान नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ये लोग हमसे अलग हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि बांग्लादेश किस तरीके से अस्तित्व में आया। भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1971 में सिर्फ बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बांग्लादेश को ही युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, उसके साथ साथ हमें भी एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 1971 जिसमें हमें एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़ा। अगर हम बात करें आज तक के जितने भी वॉर इंडिया के हमारे साथ हुए हैं, तो उसमें ये ऐसा पहला वॉर था जिसमें हमारी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, तीनों सेनाओं ने। और बहुत ही भयंकर युद्ध ये चला था, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना हमें करना पड़ा था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, इसीलिए बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से मैत्रीपूर्ण ही रहे हैं। दोनों देशों के युद्ध को लेकर कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। 3 दिन तक कराची बंदरगाह पे हमला हुआ। कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का था, वहाँ पे भारतीय नौसेना के द्वारा हमला किया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी नौसेना है उसने विजय हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद 16 दिसंबर 1971 भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो तीनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये युद्ध 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को ये ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के जनरल नियाज़ी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था इंडिया के सामने। वर्तमान में आवामी लीग से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। यानी कि जो शेख हसीना है ये तो आवामी लीग से हैं, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग विपक्ष इनका कहा जाता है तो वो है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इस तरीके से जैसे कि हम अगर अपने इंडिया के अंदर दो विपक्षी दलों की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा नाम में आते हैं, तो बीजेपी है और उसका विपक्ष का दर्जा किसे मिला हुआ है? वो मिला हुआ है कांग्रेस को। तो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आवामी लीग है और दूसरा बीएनपी है।
नेक्स्ट थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें। 1972 भारत बांग्लादेश 25 वर्षीय संधि 1997 में ख़त्म। तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसके अगले साल 1972 में एक 25 वर्षीय संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछी जाती है कि ये संधि कब हुई थी या कितने वर्षीय ये संधि थी। तो 25 वर्षीय संधि है और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उसके अगले ही साल 1972 में ये संधि हुई थी और 1997 में ये ख़त्म हो रही है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते हैं। बांग्लादेश के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी 1971 में चलाया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा है जो है ये जब देश का विभाजन हुआ था तब खींची गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान को दो हिस्सों, तो एक तो बांग्लादेश के साइड से रेड क्लिफ ने लाइन खींच दी थी और दूसरी पाकिस्तान के बीच। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये रेखा खींची गई थी, जब देश का विभाजन हुआ था, तो एक तो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा दिया गया था जो बांग्लादेश है और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान वाला। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो आज भी रेड क्लिफ के लाइन के नाम से ही जानी जाती है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बांग्लादेश के बीच भी है और पाकिस्तान के बीच भी है। थोड़ी बात कर लेते हैं क्या क्या विवाद रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। तो फरक्का बांध को लेकर विवाद है, तीस्ता नदी विवाद है, बराक नदी विवाद है, मुहरी नदी विवाद है, फैनी नदी, न्यूमुर द्वीप विवाद, चकमा शरणार्थी विवाद, 3 बीघा गलियारे का विवाद। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे पॉइंट हैं जिनको लेकर विवाद है दोनों देशों के बीच। तो बेसिकली एग्ज़ाम्स में कोई सा भी विवाद पूछा जा सकता है कि फरक्का बांध विवाद किस देश के साथ है, या इनमें से कोई सा भी ऐसा विवाद पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये किस देश के साथ है। क्योंकि हमारा जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके विवाद चलते रहते हैं, उधर चाइना के साथ चलते रहते हैं, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कोई ना कोई विवाद चलते रहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। आगे हम इनको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में क्या विवाद हैं ये। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फरक्का बांध समझौते की। फरक्का बांध समझौता जो कि गंगा नदी के ऊपर हुआ है 1996 में, और ये समझौता बांग्लादेश से शेख हसीना और भारत से देवगौड़ा जी के बीच हुआ है, और जल का बंटवारा बराबर बराबर दोनों देशों में हुआ 1996 में। अब थोड़ा हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और यहाँ से इसके किनारे ही यहाँ पे पड़ता है वेस्ट बंगाल। ये है हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ से गंगा नदी यहाँ वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन यहीं पे एक बैराज बना दिया जाता है जिसको कि फरक्का बांध कहते हैं। तो ये फरक्का बांध यहाँ पे बना दिया जाता है, और यहाँ से एक नदी ये हमारे पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे नीचे आ जाती है, और दूसरा ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो वेस्ट बंगाल से ये नदी एक तो वेस्ट बंगाल में ही रहती है, इधर आ जाती है समुद्र के, और दूसरा ये नदी बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। लेकिन बैराज के कारण इसका पानी बहुत कम मिल पाता था बांग्लादेश को, जिसके कारण दोनों देशों के बीच विवाद रहता था। और लेकिन 1996 में ये मैटर सोल्व हो चुका है, और इसके दोनों के बीच बराबर बराबर जल का बंटवारा हो चुका है। सेकंड हम बात करते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी विवाद है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
सिक्किम से दार्जिलिंग होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अधिकांश पानी पश्चिम बंगाल के कृषि और सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम देखते हैं, ये है सिक्किम हमारा ऊपर, और इसके नीचे ही है ये दार्जिलिंग का इलाका। तो ये नदी जो निकलती है तीस्ता नदी, ये सिक्किम से दार्जिलिंग होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर आती है। और दार्जिलिंग जो है ये वेस्ट बंगाल का इलाका है, और यहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर ही काफ़ी सारा पानी इसका बेसिकली सिंचाई के लिए यूज़ हो जाता है, और कृषि सिंचाई में काम आता है, जिसके कारण इसका पानी भी कम ही मिल पाता था। तो इसको लेकर भी विवाद रहता है दोनों देशों के बीच। बात करते हैं बराक नदी जल विवाद की। मणिपुर बांग्लादेश के बीच ये विवाद है, मणिपुर और बांग्लादेश के बीच ये विवाद, मणिपुर से होते हुए बराक नदी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। भारत के द्वारा बराक नदी पर तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, और बांग्लादेश के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अब हम देखते हैं, ये है मणिपुर हमारा, और मणिपुर से होते हुए ये नदी बांग्लादेश के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे भी एक लाइट बनाने के लिए बेसिकली जो बांध बनाए जाते हैं, लाइट का ही निर्माण होता है उनसे। तो यहाँ पे भी एक परियोजना चल रही है, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना, जिसके कारण यहाँ पे एक बांध बना दिया गया है, काफ़ी सारा पानी यहाँ पे स्टोर रहता है। तो इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर इसका भी पानी कम पहुँचता है, जिसके कारण अब इतनी सारी नदियाँ बांग्लादेश के अंदर, बेसिकली जितनी भी नदियाँ जाती हैं भारत के अंदर से ही होते हुए जाती हैं, भारत से जाती है, लेकिन सब नदियों के ऊपर बांध बना दिया गया है कहीं ना कहीं, जिसके कारण उसका पानी बांग्लादेश को बहुत कम मिलता है। तो इसी कारण बेसिकली नदियों को लेकर बहुत विवाद रहता है बांग्लादेश के बीच। लेकिन काफ़ी सारे विवाद ऐसे हैं जो सोल्व हो चुके हैं, और काफ़ी हैं जो होने हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा मणिपुर का विवाद रहा। दूसरा हम पढ़ते हैं फैनी नदी विवाद। फैनी नदी, ये हम देखते हैं यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं। फैनी नदी त्रिपुरा में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है, परंतु समय समय पर इसके द्वारा मार्ग परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न होता है। अब ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है हमें मैप के अंदर, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा का बॉर्डर ही ऐसा है, सीमा ही ऐसी है इसकी, और दोनों सीमा जो है सीमा बनाती है यहाँ पे फैनी नदी, जो कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक सीमा बनाती है। लेकिन नदी कभी तो बांग्लादेश के साइड बहते हुए ज़्यादा चली जाती है, कभी त्रिपुरा की साइड ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण बॉर्डर को तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कितना बॉर्डर कितना बांग्लादेश का है, कितना त्रिपुरा का है। तो इस तरीके से नदी जो बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, उसके कारण सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है दोनों देशों के बीच। अब हम बात करते हैं चकमा शरणार्थी और न्यूमुर द्वीप की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चकमा शरणार्थी। चकमा और हांजोंग शरणार्थी मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के निवासी थे, परंतु कर्णाफुली नदी पर बनाए गए कैपिटाई बांध के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया, तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में प्रवेश किया। चकमा बौद्ध है, जबकि हांजोंग हिंदू है। इन दोनों जनजातियों ने बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया तथा असम की लुसाई पहाड़ी के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों, जो चकमा शरणार्थी हैं हमारे देश के अंदर हैं ये, लेकिन ये रहते कहाँ थे? ये जब पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम पे वहाँ पे चटगांव का जो इलाका है, वहाँ पे एक डैम बनाया गया था जिसको कैपिटाई बांध कहते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो बांग्लादेश के जो नीचे के इलाके हैं वो इन नीचे के इलाकों में आ गए।
लेकिन ये लोग ज़्यादातर या तो बौद्ध थे या फिर हिंदू थे, और जो बांग्लादेशी थे वो इन्हें अपने जैसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ये लोग हमसे अलग हैं, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे, और रहन सहन रीति रिवाज। तो बेसिकली इन लोगों को, जो चकमा शरणार्थी थे, इनको धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा बांग्लादेश के अंदर। तो ये क्या है, ये असम, हमारा जो बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है असम, तो उसकी लुसाई पहाड़ी के माध्यम से ये लोग भारत में प्रवेश करने लग गए। तो धीरे धीरे ये सारे लोग जो है भारत में शरण लेने लग गए। तो हम बांग्लादेश के किनारे हमारे जो भी राज्य हैं हमारे देश के, तो उन देशों में जाके इन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे शरणार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि भारत सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत बन गई। क्योंकि जो हमारे जिन राज्यों में ये लोग हमारे जाके बसे, तो वो लोग इनका विरोध करने लग गए, क्योंकि उनके संसाधन ख़त्म हो रहे थे। उनकी जो जगह है और उनकी जो एक संस्कृति है, तो उस पे दूसरे लोगों का कब्जा हो जा रहा था, जो कि हमारे देश में शरणार्थी बन के आए हैं। तो वहाँ के लैंड और वहाँ के जो भी संसाधन हैं, तो जब वो लोग वहाँ पे रहेंगे तो लैंड तो चाहिए होगा, कहीं ना कहीं जाके बसेंगे, डेरा डालेंगे, जिससे जो उन लोगों का लैंड है वो भी उनके हाथ से जा रहा है, और उनकी संस्कृति के लिए भी ये लोग एक खतरा बन रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा हमारे जो भारतीय जो राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए, उनके द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा। तो अभी भी ये समस्या बनी हुई है, कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई है और कुछ को अभी बाकी है। लेकिन भारत सरकार के लिए और हमारे राज्यों के लिए ये एक परेशानी का विषय बना हुआ है आज भी। बात करते हैं न्यूमुर द्वीप विवाद की। 1971 में बंगाल की खाड़ी में मिला। 1980 में बांग्लादेश ने अपना बताया, और बांग्लादेशी इसे दक्षिण तलपली और भारतीय लोग इसे पूर्वासा कहते हैं। वर्तमान में ये द्वीप पानी में समा चुका है। तो 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना था, और 1980 में बंगाल की खाड़ी में ये जो न्यूमुर द्वीप मिला, इसको बांग्लादेश ने अपना बताना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय इसे अपना मानते थे। तो एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई इस बात पे, और दोनों ही देशों ने अपने अपने तरफ से इसके नाम भी रख दिए। बांग्लादेशी इसे दक्षिण तलपली और भारतीय लोग इसे पूर्वासा कहते थे। तो दोनों अपना अपना बताते थे और अपने अपने दोनों ने नाम भी रख दिए। लेकिन वर्तमान में ये द्वीप अस्तित्व में नहीं है, ये पानी में समा चुका है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक जितने भी बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, आइलैंड हैं, वो सारे के सारे पानी में समा जाएंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से 2050 तक ये सारे द्वीप पानी में समा जाएंगे। अब बात करते हैं सीमा विवाद की। 3 बीघा गलियारा समझौता 1974 और 74 में इंदिरा और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुआ था। इसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहा गया। भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर 3 बीघा भूमि दी। संविधान संशोधन के अभाव में ये लागू नहीं हो पाई। देने के लिए कहा तो था, लेकिन भारत में एक रूल है, हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हम चाहे तो किसी दूसरे देश का लैंड ले सकते हैं, लेकिन हम अपना लैंड किसी को नहीं दे सकते। भारत जो है हमारा इंडिया, हम अपनी भूमि, अपना जो हमारा जो लैंड है वो हम किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। हम चाहे तो हमारे राज्य जो है हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को छोटा बड़ा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपना लैंड किसी और को नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे संविधान संशोधन हो नहीं पाया था। अगर हम अपना लैंड बांग्लादेश को देते तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता, लेकिन संविधान संशोधन के अभाव में ये लागू हो नहीं पाया था, ये समझौता हो नहीं पाया था।
तो उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसके द्वारा ये, और इस टाइम पे हमारे भारतीय पीएम मोदी जी और शेख हसीना के बीच ये समझौता फाइनली हुआ और 4 राज्य इससे प्रभावित थे, असम, बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, जिसके थ्रू इस समझौते के थ्रू 51 एनक्लेव भारत को मिले और 111 एनक्लेव बांग्लादेश को मिले। ये जो एनक्लेव हैं ये छोटे छोटे टापुओं के जैसे हैं। तो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने एनक्लेव भारत को मिले और कितने बांग्लादेश को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं चकमा शरणार्थी और न्यूमुर द्वीप की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चकमा शरणार्थी। चकमा और हांजोंग शरणार्थी मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के निवासी थे, परंतु कर्णाफुली नदी पर बनाए गए कैपिटाई बांध के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में प्रवेश किया। चकमा बौद्ध है जबकि हांजोंग हिंदू है। इन दोनों जनजातियों ने बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया तथा असम की लुसाई पहाड़ी के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों जो चकमा शरणार्थी हैं हमारे देश के अंदर हैं ये, लेकिन ये रहते कहाँ थे? ये जब पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम पे वहाँ पे चटगांव का जो इलाका है वहाँ पे एक डैम बनाया गया था जिसको कैपिटाई बांध कहते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो बांग्लादेश के जो नीचे के इलाके हैं वो इन नीचे के इलाकों में आ गए, लेकिन ये लोग ज़्यादातर या तो बौद्ध थे या फिर हिंदू थे, और जो बांग्लादेशी थे वो इन्हें अपने जैसा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ये लोग हमसे अलग हैं, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और रहन सहन, रीति रिवाज। तो बेसिकली इन लोगों को, जो चकमा शरणार्थी थे, इनको धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा बांग्लादेश के अंदर। तो ये क्या है, ये असम, हमारा जो बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है असम, तो उसकी लुसाई पहाड़ी के माध्यम से ये लोग भारत में प्रवेश करने लग गए। तो धीरे धीरे ये सारे लोग जो है भारत में शरण लेने लग गए। तो हम बांग्लादेश के किनारे हमारे जो भी राज्य हैं हमारे देश के, तो उन देशों में जाके इन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे शरणार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि भारत सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत बन गई, क्योंकि जो हमारे जिन राज्यों में ये लोग हमारे जाके बसे तो वो लोग इनका विरोध करने लग गए, क्योंकि उनके संसाधन ख़त्म हो रहे थे, उनकी जो जगह है और उनकी जो एक संस्कृति है, तो उस पे दूसरे लोगों का कब्जा हो जा रहा था जो कि हमारे देश में शरणार्थी बन के आए हैं। तो वहाँ के लैंड और वहाँ के जो भी संसाधन हैं, तो जब वो लोग वहाँ पे रहेंगे तो लैंड तो चाहिए होगा, कहीं ना कहीं जाके बसेंगे, डेरा डालेंगे, जिससे जो उन लोगों का लैंड है वो भी उनके हाथ से जा रहा है और उनकी संस्कृति के लिए भी ये लोग एक खतरा बन रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा हमारे जो भारतीय जो राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए, उनके द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा। तो अभी भी ये समस्या बनी हुई है, कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई है और कुछ को अभी बाकी है। लेकिन भारत सरकार के लिए और हमारे राज्यों के लिए ये एक परेशानी का विषय बना हुआ है आज भी। बात करते हैं न्यूमुर द्वीप विवाद की। 1971 में बंगाल की खाड़ी में मिला। 1980 में बांग्लादेश ने अपना बताया और बांग्लादेशी इसे दक्षिण तलपली और भारतीय लोग इसे पूर्वासा कहते हैं। वर्तमान में ये द्वीप पानी में समा चुका है। तो 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना था
और 1980 में बंगाल की खाड़ी में ये जो न्यूमुर द्वीप मिला, इसको बांग्लादेश ने अपना बताना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय इसे अपना मानते थे। तो एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई इस बात पे, और दोनों ही देशों ने अपने अपने तरफ से इसके नाम भी रख दिए। बांग्लादेशी इसे दक्षिण तलपली और भारतीय लोग इसे पूर्वासा कहते थे। तो दोनों अपना अपना बताते थे और अपने अपने दोनों ने नाम भी रख दिए। लेकिन वर्तमान में ये द्वीप अस्तित्व में नहीं है, ये पानी में समा चुका है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक जितने भी बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, आइलैंड हैं, वो सारे के सारे पानी में समा जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से 2050 तक ये सारे द्वीप पानी में समा जाएंगे। अब बात करते हैं सीमा विवाद की। 3 बीघा गलियारा समझौता 1974 और 74 में इंदिरा और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुआ था। इसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहा गया। भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर 3 बीघा भूमि दी। संविधान संशोधन के अभाव में ये लागू नहीं हो पाई। देने के लिए कहा तो था, लेकिन भारत में एक रूल है, हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हम चाहे तो किसी दूसरे देश का लैंड ले सकते हैं, लेकिन हम अपना लैंड किसी को नहीं दे सकते। भारत जो है, हमारा इंडिया, हम अपनी भूमि, अपना जो हमारा जो लैंड है, वो हम किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। हम चाहें तो हमारे राज्य जो है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उनके नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को छोटा बड़ा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपना लैंड किसी और को नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे संविधान संशोधन हो नहीं पाया था। अगर हम अपना लैंड बांग्लादेश को देते तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता, लेकिन संविधान संशोधन के अभाव में ये लागू हो नहीं पाया था, ये समझौता हो नहीं पाया था। तो उसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसके द्वारा ये, और इस टाइम पे हमारे भारतीय पीएम मोदी जी और शेख हसीना के बीच ये समझौता फाइनली हुआ, और 4 राज्य इससे प्रभावित थे, असम, बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, जिसके थ्रू इस समझौते के थ्रू 51 एनक्लेव भारत को मिले और 111 एनक्लेव बांग्लादेश को मिले। ये जो एनक्लेव हैं, ये छोटे छोटे टापुओं के जैसे हैं। तो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने एनक्लेव भारत को मिले और कितने बांग्लादेश को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।